आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडालब के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे और ये जो हमारी वीडियो है वो उसी तैयारी को और बेहतर करने का एक प्रयास है। तो ये वीडियो स्पेशली आपकी चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम एंड ईएमआरएस एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाई जा रही है, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट कवर किया जाएगा। तो इससे पहले भी कई सारी वीडियो आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप उनको भी देखेंगे, क्योंकि वो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को और ही बेहतर और भी बेहतर बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस की और अच्छी प्रैक्टिस करने को मिले तो आप पेडा कुछ नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे हम डेली रात को 9 बजे मंडे टू फ्राइडे कुछ कंडक्ट कराते हैं, जिसमें आपको पेडागोगी सीडीपी हो गया, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इन सारे के जो कॉन्सेप्ट हैं उनके मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आई होप कि आप ये ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ अगर आप नोट्स पीडीएफ या जो क्वेश्चन हम कराते हैं उनकी पीडीएफ चाहते हैं, साथ ही साथ एजुकेशनल अपडेट जो आपको भटकाने से रोकेंगे, एकदम ऑथेंटिक नॉलेज आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके लिए आप पेडा लव ऑफिशियल नाम से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के तौर पे। तो डिसलेक्सिया वाले बच्चों के लिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको ये बताना है। एज अ टीचर आपको डिसलेक्सिया वाले बच्चों के लिए क्या नहीं करना है, उसे कक्षा में कविता पाठ के लिए कहना, उसे लिखित पेपर के आधार पर आकलित करना, उसकी गलती की प्रकृति को समझना, उसे विशेष की बजाय निर्मितवाद विद्यालय में बिठाना। तो एज अ टीचर पहले आपको सबसे पहले जानना ये है कि डिसलेक्सिया वाला बच्चा होता क्या है, कौन होता है। ठीक है, तो उसकी पहचान करना ज़रूरी है। तो अभी मैं पहचान के बारे में बात कर लेता हूँ कि पहचान डिसलेक्सिया वाले बच्चे की क्या है। इसे हम पठन विकार के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चे को कहीं ना कहीं भाषा को समझने में, ठीक है, दिक्कत होती है, जिससे बच्चों को जो भाषा के जो सिंबल हैं, जैसे ए हो गया आपका, है ना, बी हो गया, इनका कहीं ना कहीं मिरर इमेज बनती है, मतलब ये उल्टे बनते हैं। ठीक है, तो इस बच्चे को इसलिए पठन विकार कहा जाता है। तो कविता पाठ के लिए कहना, हो सकता है पठन विकार को सुनते हुए आपने कई लोगों ने ऑप्शन ए को सही मान लिया हो, बट इसका सही जानना ये है कि इसका जो सही ऑप्शन हो क्या नहीं करना चाहिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि मैंने अभी बताया कि इस बच्चे के दिमाग में मिरर छवि, मतलब दर्पण छवियाँ बनती हैं, इसलिए ये बच्चा कहीं ना कहीं लेखन में आपको लिखित पेपर के माध्यम से इसको आकलित नहीं करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कविता पढ़ने के लिए नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसको कुछ चीज़ों से एकदम से वंचित कर रहे हैं ना, तो कविता पाठ के लिए आप उसे देंगे, जिससे उसका एक स्टेमिना, खुद पे एक भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, है ना, और उसकी गलतियों को समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, मतलब उसके बारे में आपको जानकारी होना भी ज़रूरी है अपने बच्चे के बारे में एज अ टीचर, है ना। और निर्मित बात को ये एनईपी भी बढ़ावा देती है कि बच्चे को विशेष विद्यालय की बजाय आप इंक्लूसिव क्लासरूम में बैठाएं। तो आई होप कि आपको ऑप्शन की समझ हो गई होगी कि क्यों ऑप्शन हमने कुछ एलिमिनेट करे और क्यों किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को हमने करेक्ट माना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि IEDC क्या है। क्या इंडियन एजुकेशन फॉर डिसेबिलिटी चिल्ड्रन है, इंटरनेशनल एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, या आपका इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबिलिटी चाइल्ड है। तो अगर IEDC की बात करें तो ये आपका आया था, IEDC आपका आया था 1974 में। ठीक है, अब ये बाद में आपने सुना होगा SSA। अब SSA क्या है, 2001, ये आपका समग्र शिक्षा अभियान, इसमें बाद में इसका विलय कर दिया गया। अब ये IEDC है क्या, तो ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि समावेशी शिक्षा में पालन होता है सेग्रीगेशन का, यूनिफॉर्म का, डिफ्रेंसिएशन का, ऑल का। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जिसमें से किस चीज़ को हम मानते हैं। सबसे पहले हम कैंसिल कर देंगे सेग्रीगेशन, क्योंकि पृथकीकरण हमने हटाने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन लेके आए हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक तरीके के बच्चे को हम नहीं, उसमें हर तरीके के बच्चे आपके इंक्लूसिव क्लासरूम में शामिल होंगे। डिफ्रेंसिएशन यहाँ सही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि इंक्लूसिव का अगर रियल मीनिंग जाने तो हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उसे आपको बढ़ावा देना है, तो ये कहीं डिफ्रेंसिएशन के अंतर्गत ही आएगा। सुनने में नेगेटिव वर्ड लगता है बट ये है नहीं, है ना, इसकी पॉजिटिव साइड आपको देखना होगा और ये इंक्लूसिव एजुकेशन से कनेक्टेड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि RCI एक्ट लाया गया। तो RCI एक्ट क्या है, कई बार इसकी कुछ एग्जाम्स में आपकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो रिहेबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका 1992 में आया था। कब आया था, 1992 में। और 93 में ये संवैधानिक से दर्जा मिला। किसके बारे में, आप विकलांग बच्चों के लिए लाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित बालक है जिसे आप सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम के साथ ही ब्रेल की शिक्षा भी देते हैं, बताइए किसके अंतर्गत आएगा।
ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, प्लस करिकुलम है, प्रोजेक्ट है, या सभी? तो जो अब आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले दृष्टिबाधित बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ पाठ्यक्रम के साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुख्य है ब्रेल को सीखना, तो वो भी आप साथ साथ दे रहे हैं, तो ये आपका प्लस करिकुलम का भाग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आपकी कक्षा में एक बच्चा है जिसके मस्तिष्क में बर्निकल एरिया में संरचनात्मक क्षति है, बताएं यह बच्चा होगा। अब यहाँ कुछ अगर मैं इसको क्वेश्चन को एलेबरेट करूँ ऑप्शन पे जाने से पहले कि बर्निकल एरिया क्या है, ये जानना भी जरूरी है। तो आपका जो भाषा होती है वो आपको पता है मस्तिष्क में होती है। क्वेश्चन भी पूछा गया भाषा कहाँ स्थित है, ठीक है, समाज में, परिवार में, मस्तिष्क में या विद्यालय में? तो आपका आंसर है ब्रेन में। ब्रेन के कौन से पार्ट में भाषा स्थित है? आपका लेफ्ट सेमीफियर स्फीयर, ठीक है। अगर बात करें जो लेफ्ट वाला अपना दिमाग है, गोलार्ध है, उसके दो भाग हैं, ठीक है। आपका बर्निकल एरिया, ये आपको ध्यान रखना है, इसका एक भाग है। अब बर्निकल एरिया में क्या होता है, ये आपका कम्प्रीहेंसिव से जुड़ा हुआ भाग है, इसमें आपका भाषा के कम्प्रीहेंसिव से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अगर पूछा जाए भाषा का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इसी का एक दूसरा भाग है ब्रोका एरिया, उसमें भाषा का प्रोडक्शन होता है। तो जो वर्निकल एरिया है वो भाषा से जुड़ा है। भाषा से कौन सी चीज़ जुड़ी है प्रोडक्शन से, तो वह है आपका डिस्फ्रेजिया। ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ कई लोग हो सकते हैं डिसलेक्सिया को लगा दें, बट वो पठन विकार है, ये भाषा से संबंधित है। ये डिफरेंस को आपको देखना है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, ठीक है। डिस्कैलकुलिया आपका स्पेशली मैथ से रिलेटेड है। मैथ में बच्चे को क्या होता है, घड़ी हो गया है, इन सब मतलब दिशाओं से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि लियो कार्नर को के जनक के रूप में माना जाता है। SLD मतलब स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ADHD, ठीक है, ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म। तो जो लियो कार्नल हैं वो ऑटिज्म के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की RTE एक्ट कब लागू हुआ। तो मैंने अपनी पिछली प्रैक्टिस वीडियो में आपको बताया था कि RTE कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को RTE लागू हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि RTE एक्ट 2009 में कितनी धाराएं, कितने अध्याय, कितनी अनुसूचियाँ हैं। मैं चाहता तो इनको अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी बना सकता था, बट मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही क्वेश्चन में आपको सारा पूरा ओवरव्यू RTE का दे दिया जाए। तो RTE में आपकी 38 धाराएँ हैं, 7 आपकी अध्याय हैं और 1 अनुसूची है। अगर पूछा जाए स्पेशली टीचर के लिए कितनी धाराएं हैं, तो 1 से लेकर 28 तक जो धाराएं हैं वो आपकी स्पेशली टीचर के लिए हैं। बाकी बची हुई जो धाराएं हैं वो आपकी मैनेजमेंट पर्पज़ में। तो अगर आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो वो बाकी की धाराएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि RTE के बारे में पूरी तरीके से आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले जिसमें सारी RTE की धाराएं कवर की जाएँ, जिसमें टीचर से रिगार्डिंग जितनी भी धाराएं हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर या धाराएं होंगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए, मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो एक बना दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। आर्टिकल 45 जिक्र करता है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का, 6 साल के बच्चों की आरंभिक देखभाल का, माता पिता के नैतिक मूल का, या स्वास्थ्य शिक्षा का। तो पहले क्या था, जो 45 था आर्टिकल, उसमें आपका मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा थी, बट आफ्टर अमेंडमेंट आपका इसमें क्या रख दिया गया, 6 साल के बच्चों की आरंभिक देखभाल को रख दिया गया, जो ACCE से जुड़ा है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देते हुए जोड़ा गया, किस में जोड़ दिया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा 21A में जोड़ा गया। बाकी क्या है आपका 45 मैंने अभी बता दिया आपको। 51A में आपका जो माता पिता हैं उनका नैतिक मूल कर्तव्य के तौर पे ये जोड़ दिया गया कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाएं, है ना, स्कूल से बच्चों को जोड़ें। अगर पूछा जाए कि RTE 2009 का विस्तृत रूप क्या है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू डिसेबल चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो एक बात याद ध्यान रखनी है कि यहाँ हम कई बोलने में चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो एक्चुअल में होती नहीं है। जैसे NEP को आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, बट है रियलिटी में वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कई बार एग्जाम में ये एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए, क्योंकि नॉर्मल जो बोलचाल में चीज़ें होती हैं उनकी वजह से हम गलती कर जाते हैं। तो RTE को हम राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, बट इसका अगर फुल फॉर्म पूछा है तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। RTE के बारे में सत्य नहीं है, यह यूनिवर्सल है, यह सभी राज्यों पर लागू होता है, यह सभी शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू है, या ये सभी। तो सही नहीं है, नहीं, बट यहाँ मोस्ट आपको देखना है यह, तो ये है, यह सभी शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होता है। अब मैंने ऐसा क्यों है कि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर ये लागू नहीं होता है, क्योंकि आपने सुना होगा मदरसे जो हैं या जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन पर RTE लागू नहीं होता, या बे स्कूल जिन्होंने सरकार की तरफ से कोई भी छूट की प्राप्ति नहीं की है, मतलब वो खुद की आर्थिक तौर पे अपने स्कूल का परिवहन या परिचालन कर रहे हैं, है ना, तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि RTE 2009 में कितने प्रकार के विद्यालयों का जिक्र किया है।
वही जो जिक्र इसमें किया गया वही RTE में शामिल होंगे, बाकी विद्यालय RTE के अंतर्गत नहीं आते। तो ये 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक आपका गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, आपके एडेड हो गए, ठीक है, आपके अनएडेड हो गए जिन्हें हम प्राइवेट के नाम से जानते हैं। अब ये प्राइवेट क्या होते हैं आप सोच रहे होंगे प्राइवेट क्यों शामिल? अभी मैंने कहा जिनने सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया है, बट प्राइवेट स्कूल बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने जो ज़मीन है वो सरकार से अनुदान की हुई, मतलब कम रेट पे मिली है ना, तो सरकार ने उन्हें कहीं ना कहीं मदद दी है। 4th नंबर पे आपके स्पेशल रिजर्व कैटेगरी विद्यालय आ गए, जैसे आपका NBS हो गया, KVS हो गया, आर्मी स्कूल हो गया, है ना। ये 4 प्रकार के अलावा जितने भी जैसे आपका कोई धार्मिक विद्यालय हो गया, मदरसे वगैरह, ये RTE के अंतर्गत नहीं आते। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से 4 विद्यालय आपके RTE के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे सारे आज के क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि आपको एंजॉय किया होगा आपने सारे क्वेश्चन होगा और आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके केवल फैक्चुअल बेस नहीं थे, क्योंकि क्वेश्चन के जो ऑप्शन है मैंने उन पे भी कई डिटेल डिस्कशन किया है। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी आई होप कि देखने को मिली होगी कि, और हमारा यहाँ मेन मोटिव आपके दिमाग से हटा देना है कि हमारा मेन मोटिव क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन करना इतना नहीं है, इतना क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन करना है। क्योंकि अगर आपने 5 क्वेश्चन कर लिए और 5 में अगर 4 ऑप्शन को भी डिटेल एनालिसिस कर लिया तो आपके वो 5 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन आपने कवर अप कर लिया। ये आपका देखने का नज़रिया इस प्रकार का होना चाहिए। बाकी मैं यही कहता हूँ कि आपकी इतनी बेहतर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो वो मिसलेनियस क्वेश्चन के थ्रू होगी, है ना। उसके साथ ही अगर आपने हमारी और वीडियो प्रैक्टिस सेशन की कराई हैं उनको नहीं देखा है तो आप ये सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इनमें आपको कहीं नहीं कॉन्सेप्ट की बहुत बेहतरीन क्लियरिटी होगी, मैं यही उम्मीद करता हूँ। जिन्होंने देख लिया तो वो अपना अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, जिससे और भी बच्चों को एक क्या मोटिवेशन के तौर पे वो चीज़ ले सकते हैं। आई होप कि आपने हमारी आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।